वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री और ये जो है यूनिट 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि सॉलिड स्टेट से संबंधित मैंने कई सारे तथ्यों को बता दिया है, और यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में विजिट करके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो जो चीज़ है इससे संबंधित यानी कि ठोस अवस्था से संबंधित वो मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग जो है निविड़ संकुलित संरचनाएं यानी कि निविड़ संकुलित संरचनाएं क्या है उसके बारे में विचार करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे या तो अणु होते हैं, या तो परमाणु होते हैं, या तो आयन होते हैं, ठीक है। तथा उनके मध्य जो है कुछ रिक्त स्थान होता है। अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा जो है एक कण दूसरे कणों से वे बंधे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक विमा में निविड़ संकुलन देखते हैं। पहले एक विमा में निविड़ संकुलन, जैसे कि मान लीजिए कि एक विमा में निविड़ संकुलन, ये जो देख रहे हैं कण एक दूसरे से क्या है सटे हुए हैं। तो हमारा जो क्रिस्टल होता है उसमें या तो अणु, परमाणु या तो आयन के कण होते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, एक विमा में निविड़ संकुलन। एक विमा में, यहाँ हम लिख देते हैं, एक विमा में निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन आप ध्यान से देखते जाइए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो एक विमा में निविड़ संकुलन का मतलब क्या हुआ, अर्थात एक विम या निविड़ संकुलन यानी कि संरचना में जो है गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात आप देख रहे हैं कि ये एक पंक्ति में है और एक एक गोला जो है एक दूसरे से क्या हुआ है, सटा हुआ है। और ये जो अणु है यानी अणु का कण हो सकता है, परमाणु का कण हो सकता है, या तो आयन का कण हो सकता है। अगर हम बात करें कि इसका उपसह संयोजन संख्या क्या होगा या समन्वय संख्या क्या होगा, तो इसको देखते हैं, यानी कि उपसह संयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या। तो उपसह संयोजन संख्या देखिए, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या या इसी को कहा जाता है समन्वय संख्या या समन्वय संख्या। समन्वय संख्या तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उपसह संयोजन संख्या क्या है या समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको हम यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे एक गोला, दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला, फिर चौथा गोला, पांचवा गोला। तो ये एक विमा में निविड़ संकुलन है, यानी एक विम में व्यवस्था देख रहे हैं कि नहीं, सिर्फ पंक्ति को यह इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि एक विम में निविड़ संकुलित संरचनाओं में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक ही विधि है, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में यानी कि जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। और इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला जो है दो निकटवर्ती गोलों के साथ जो है जुड़ा रहता है, अर्थात संपर्क में रहता है। तो आप यहाँ देखिए कि एक गोला, यदि हम बीच वाला ये गोला लें, आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यदि मान लीजिए ये गोला लें, तो ये गोला जो है दो गोलों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन दो गोलों से जुड़ा हुआ है, तो एक गोला देखिए आप इससे जुड़ा हुआ है, एक गोला इससे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसका समन्वय संख्या यदि आपसे पूछे कितना होगा, तो इसका समन्वय संख्या 2 होगा। अर्थात इसका समन्वय संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक गोला जो है, ये वाला गोला दो निकटवर्ती गोलों से जुड़ा हुआ है। तो एक विमा में निविड़ संकुलन यानी कि समन्वय संख्या को हम लोग उपसह संयोजन संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम लोग द्विविमा का बात करें कि दो विमा में निविड़ संकुलन कैसे हम लोग देख सकते हैं, तो ये आप देखिए कि मैं आपको एक पिक्चर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए, मान लीजिए एक गोला, दो गोला, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस तरह से अब आप देखिए, फिर इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरह से मान लीजिए दिया है। अब आप नेक्स्ट देखिए, 1
2 3 4 5 6 7 8 और मान लीजिए 9, इस तरह का है कोई गोला, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप कैसे देखिएगा, तो इस तरह से और बना देते हैं आपको हम समझाने के लिए और भी, ताकि आप ढंग से समझ लीजिए इस चीज़ को कि आखिर द्विविमा में हम लोग निविड़ संकुलन को कैसे देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ढंग से कि हमारा ये लंबाई हुआ और ये हमारा चौड़ाई हुआ। तो द्विविमा का मतलब हुआ कि दो विमा, सिर्फ एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। तो एक विमा में सिर्फ क्या होता है, लंबाई हो सकता है या तो चौड़ाई हो सकता है, लेकिन द्विविमा में अगर निविड़ संकुलन देखें तो उसमें एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। तो ये हमारा देखिए एक जो है क्या होगा, लंबाई होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो चूंकि विमा उसी को कहते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग विमा कहते हैं। अब हम लोग द्विविमीय विमा में अगर निविड़ संकुलन का बात करें तो द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना जो है निविड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके यानी रख कर के जो है जनित की जा सकती है। इसमें दो भिन्न प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला प्रकार आप देखिए, ये अगर आप देखिएगा इसको आप ए मानिए, तो जिस तरह का ये है वैसा ही ये हमारा दूसरा भी पंक्ति आप देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, ये अगर ए है तो इसको भी आप ए मानिए, इसको भी आप क्या मान सकते हैं ए, और इसको भी आप क्या मान सकते हैं ए मान सकते हैं। तो ये कैसा पैटर्न बन रहा है, ए ए ए ए पैटर्न। तो ए ए पैटर्न में अगर आप देखेंगे, अगर हम मान लीजिए एक गोला कहीं उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक गोला हम लेते हैं, तो एक गोला आप ये लीजिए बीच वाला गोला, अगर आप इस गोले को पकड़ें तो यह गोला कितने गोले से घिरा हुआ है। तो ये गोला, एक गोला जो है इससे घिरा हुआ है, ठीक है। फिर इसी प्रकार ये गोला जो है इससे घिरा हुआ है 2, फिर ये गोला इससे घिरा हुआ है, फिर ये गोला इससे घिरा हुआ है। अर्थात एक गोला जो है 4 गोलों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो 4 गोलों से घिरा हुआ है। तो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, यहाँ ध्यान से आप देखिए। तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ आप लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर देखिए फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। तो अब एक गोला जो है, अगर हम कोई गोला लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाला अगर हम गोला पकड़ें तो ये कितने गोले से घिरा हुआ है, अर्थात इसकी समन्वय संख्या कितनी है। तो देखिए एक गोला ये हुआ तो ये इससे घिरा हुआ है, ये इससे घिरा हुआ है, और ये इससे घिरा हुआ है, और ये इससे घिरा हुआ है। अर्थात देखिए ये चतुष्फलकीय है, यानी एक गोला 4 गोलों से घिरा हुआ है, अपने निकटवर्ती 4 गोलों से घिरा हुआ है। इसलिए इसका समन्वय संख्या कितना होगा, 4 होगा, जिसको हम लोग समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या भी कहते हैं। अगर मान लीजिए इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए, तो फिर इसको इससे मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया 4, यानी एक गोला जो है अपने निकटवर्ती 4 गोलों से घिरा हुआ है। इसलिए इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समन्वय संख्या कितना हो जाएगा इसका समन्वय संख्या हमारा 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4? यदि आपसे पूछे कि जो है इसका यानी एक विमा में निविड़ संकुलन का अगर बात करें तो एक विमा में सबसे पहले तो लंबाई होता है, और एक गोला जो है अपने निकटवर्ती 2 गोलों से घिरा हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये गोला आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये गोला इससे और इससे सटा हुआ है, तो एक गोला अपने 2 निकटवर्ती गोलों से घिरा हुआ है। इसलिए एक विमा में निविड़ संकुलन अर्थात सहसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या का बात करें तो हमारा जो है 2 हो जाता है। और यदि हम जिसमें 2 विमा हो, अर्थात एक लंबाई और दूसरा हमारा क्या हो जाए चौड़ाई, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई हो, जैसे कि आपको दिखाएं यहाँ पर ये ए पैटर्न है, तो इसमें क्या है एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, अर्थात इसमें 2 विमा है, और एक गोला जो है अपने निकटवर्ती 4 गोलों के द्वारा जो है घिरा हुआ है। इसलिए जो है इसका समन्वय संख्या अगर हम बात करें तो इसका समन्वय संख्या हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपने समझा। अब देखिए आपको मैं बता दूं एक बार कि इसको जो है कई प्रकार से हम लोग पैटर्न में ला सकते हैं। देखिए किस प्रकार का पैटर्न हो सकता है। तो सबसे पहला पैटर्न आपने देखा कि जब 2 विमा रहेगा तो उसका पैटर्न कैसे चलेगा,
ए इस तरह से पैटर्न चलते रहेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब देखिए दूसरा पैटर्न क्या होगा। दूसरा पैटर्न हो सकता है हमारा ए बी पैटर्न, ए बी इस तरह से चलेगा, ए बी के पैटर्न पर चलेगा। तो अगर हम लोग ए बी पैटर्न का बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, षटफलकीय होगा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, देखिए द्वितीय पंक्ति को प्रथम के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हो एवं दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो। यदि प्रथम पंक्ति को हम ए प्रकार की पंक्ति कहते हैं तो द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के ठीक समान हो, समान होने से वह भी ए प्रकार की होगी। तो यहाँ पर देखिए कि प्रथम पंक्ति को यदि हम ए कहेंगे तो मतलब यदि मान लीजिए पहला पंक्ति हमारा ये हुआ, ये पहला पंक्ति हुआ, ये दूसरा पंक्ति हुआ, ये तीसरा पंक्ति हुआ, तो पहला पंक्ति को यदि ए कहेंगे तो ठीक उसी प्रकार दूसरा पंक्ति भी आप देख रहे हैं वह भी ए ही है और तीसरा पंक्ति भी हमारा क्या है, ए ही है। तो अर्थात ये आप देख रहे हैं ये जो पैटर्न बनाया हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है ए पैटर्न। अर्थात यह जो है क्योंकि इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, इसलिए इसको हम लोग अगर हमसे पूछ दे खास करके कि ए पैटर्न में खास करके समन्वय संख्या कितने होते हैं या उपसह संयोजन संख्या कितने होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ए पैटर्न में समन्वय संख्या यानी उपसह संयोजन संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी एक गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों से जो है घिरे हुए रहते हैं। और मैंने बताया था आपको कि कोई क्रिस्टल जो होता है वह मूल रूप से जो है 3 कणों से मिलकर बने होते हैं, या तो वह परमाणु का कण हो सकता है, या तो वह अणु का कण हो सकता है, या तो वह आयन का कण हो सकता है। यानी आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर अणु हो सकते हैं। तो आपने समझा कि अगर हमारा ये आप जो देख रहे हैं कि एक विमा में निविड़ संकुलन, तो एक विमा में जो है अगर निविड़ संकुलन का बात किया जाए तो एक विमा में एक गोला अपने परस्पर 2 गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए एक विमा में जो है एक विमीय निविड़ संकुलन में उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग अगर बात करें कि द्विविमीय निविड़ संकुलन का बात करें तो इसमें 2 विमा होते हैं, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई, और यह जो पैटर्न बनाता है हमारा ए पैटर्न बनाता है। और इसमें क्या होता है कि एक गोला अपने निकटवर्ती यानी पर्सनल जो है संपर्क में रहते हैं, 4 गोलों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए जो है इस तरह का जो हमारा क्रिस्टल होगा इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि क्या है ए बी संरचना, तो ए बी संरचना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो किस तरह का होगा ए बी संरचना, थोड़ा इसके बारे में हम विचार करते हैं। मान लीजिए कि एक गोला ये है ए, इस तरह से हम बनाने का प्रयास करते हैं, आप देखते जाइए ध्यान से, कुछ इस तरह का है। वैसे तो ये अभी एक विमीय है, यानी कि एक विमा में निविड़ संकुलन। अब देखिए बी लेते हैं, अब यहाँ से लेते हैं थोड़ा इस तरह से, मान लीजिए ये हमारा ए हुआ, अब बी लेने का प्रयास करते हैं। पहले तो ए देख लिए, उसके बाद कुछ इस तरह का, मान लीजिए ये ए है तो इस तरह से लीजिए, नीचे से फिर इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। फिर ए बी हो गया, फिर ए लीजिए, तो ए अब कहाँ से लीजिएगा, तो अब इस तरह से लीजिएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। फिर अगर आप लीजिएगा तो पहला क्या हो गया, मेरा पहला पैटर्न आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको ए लें, ए इसको अगर हम बी माने, ठीक है, फिर हमारा ए हुआ, अब क्या होगा, फिर बी होगा, ए बी चलेगा। तो अब आप देखिए अब हमारा फिर बी चलेगा, तो बी के लिए फिर ए यहाँ इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह का अगर पैटर्न रहेगा, यानी ए बी पैटर्न रहेगा, तो इसमें सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितने होंगे। तो आप देखिए कि एक गोला हम लेते हैं कोई भी, मान लीजिए बीच से कोई गोला लेते हैं, तो ये आप एक गोला यहाँ पर लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये कितने गोले से बनेगा, पहले आप समझिए इसको। तो एक गोला के बगल में कौन सा गोला है, इसके बगल में ये है 1, इसके बगल में ये है 2, फिर हमारा इसके बगल में 3, फिर उसके बाद 4, फिर हमारा ये 5 और फिर हमारा ये 6।
अर्थात ये षटफलकीय व्यवस्था होगा। इसका कितना कैसा व्यवस्था होगा? षटफलकीय। अर्थात देख लीजिए आप, एक यहाँ हुआ, यानी ये बना बीच वाला गोला हुआ, ये बीच वाला एक, ये हमारा दूसरा हुआ, ये हमारा तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा और फिर ये छठा। तो 6 गोला हुआ। एक मिनट ध्यान से देखिए, ये हमारा ये 1 2, थोड़ा इसको सही ढंग से बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब हम लोग बीच से लेंगे, यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। इसमें हम लोग थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, 5, इसमें चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, चूंकि 1 कम कर देना है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे। अब आगे यहाँ पर हम यहाँ से लेते हैं, फिर ए, ये चूंकि ए पैटर्न है और ये बी हुआ, तो फिर ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से बढ़ेगा, मान लीजिए। फिर हमारा ए बी ए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक कम कर देना है। उसके बाद फिर हमको ए बी ए और फिर बी लेना है, तो हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर मेनली बेसिक तौर पर आप लोग मानकर चलिए कि ये पैटर्न जो प्राप्त होगा हमारा ए बी पैटर्न बनाना है, और इसमें देखना है कि एक गोला अपने निकटवर्ती कितने गोलों से के संपर्क में है। तो यहाँ मान लीजिए कि यदि एक गोला ये बीच वाला यदि है, तो ये इसके निकटतम है ये वाला, फिर इसके निकटतम है ये वाला, तो 2 गोला तो इधर हो गया। फिर यहाँ देखिए एक गोला इधर हो गया 3, फिर यहाँ पर 4, ठीक है, फिर ये गोला इसके निकट हो गया तो 5, और ये गोला इसके निकट हो गया तो 6। तो यानी कि षटफलकीय व्यवस्था बनाएगा इस तरह से। अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं सिंपल, एक इससे रहेगा, इससे रहेगा, इससे रहेगा, इससे रहेगा, और फिर इसी से जुड़ा रहेगा इधर कहीं भी, मतलब षटफलकीय बनाना है। देखिए आपको हम समझाते हैं कुछ इस तरह का, आप समझने का प्रयास कीजिएगा षटफलकीय व्यवस्था क्या होता है। तो इस तरह से षटफलकीय व्यवस्था बनाते हैं, इस तरह से 3, फिर इधर होगा आपका 4, फिर 5, यानी कि 3 3 6, कुछ इस तरह का बनाना है। ध्यान से आप देखते जाइए, क्योंकि थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल शेप इसमें आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए हमको थोड़ा ढंग से बनाना होगा। तो देखिए ये हमारा एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट, ये छठा पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि एक गोला जो है, एक गोला अपने निकटतम 6 गोलों से जो है होगा, सटा होगा, तो इसलिए हम लोग इसको षटफलकीय व्यवस्था कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये देखिए, ये इसके साथ संपर्क में रहेगा, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, इस तरह से बनेगा। तो ये षटफलकीय व्यवस्था हुआ। आप कॉर्नर बिंदु देखिए 1 2 3 4 5 6, नहीं हुआ, तो एक गोला अपने निकटतम 6 गोलों से के संपर्क में रहता है। कब? जब हमारा पैटर्न हो ए बी के रूप में। तो ये मूल रूप से अगर हम देखें तो इसमें अगर हम समन्वय संख्या बात करें तो ये हमारा कैसा बना? हेक्सागोनल बना। तो हेक्सागोनल में अगर हम समन्वय संख्या का बात करें अर्थात उपसह संयोजन संख्या का बात करें तो इसमें उपसह संयोजन संख्या कितने होते हैं? उपसह संयोजन संख्या इसका हो जाएगा हमारा 6, यानी कि ए बी जो हमारा रहेगा क्रिस्टल में अगर हम पैटर्न देखें तो उसके अकॉर्डिंग उपसह संयोजन संख्या हमारा उपसह संयोजन संख्या या इसी को हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं। उपसह संयोजन संख्या हमारा इसमें रहेगा एक गोला अपने निकटवर्ती 6 जो है परमाणु अणु या आयनों से घिरा हुआ रहता है। तो इसलिए आपने समझा
यहाँ पर आप समझ गए कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है। यानी उप सहसंयोजन संख्या का अगर हम परिभाषा दें आपको, तो अब आपको डायग्राम से पता चल गया होगा कि परिभाषा क्या होता है। यानी कि परमाणु या अणु या आयन के कण अपने निकटवर्ती जितने गोले से, चाहे वह गोला परमाणु का हो, चूंकि परमाणु का अगर क्रिस्टल है तो उसमें परमाणु के कण होंगे, और अगर आणविक क्रिस्टल है तो अणु के कण होंगे, आयनिक क्रिस्टल है तो आयन के कण होंगे। तो जब एक आयन अपने निकटवर्ती जितने भी आयन से घिरा रहता है, ठीक ना, तो वो उसका उप सहसंयोजन संख्या या उसको हम लोग समन्वय संख्या कहेंगे। तो आपने देखा कि पहला नंबर में जो है यहाँ पर कि हमारा एक विमा में अगर हम निविड़ संकुलन का चर्चा करें, तो एक विमा में निविड़ संकुलन में अगर हमने देखा कि ये हमारा क्या होता है, सिर्फ पंक्ति, इसमें लंबाई होता है या फिर एक चौड़ाई हो सकता है, यानी एक लंबाई होगा या तो एक चौड़ाई होगा। तो इसलिए इसका जो है उप सहसंयोजन संख्या हमारा कितना होगा, 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक गोला जो है अपने निकटवर्ती 2 गोलों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात संपर्क में रहता है। इसलिए हमारा एक विमा में निविड़ संकुलन में अगर हम बात करें, अगर हमसे कोई पूछे कि उप सहसंयोजन संख्या बताइए एक विमा में, तो हम कह सकते हैं इसका समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या 2 होता है। लेकिन अगर हमसे आप पूछ दे कि दो विमा में अगर रहेगा हमारा कोई क्रिस्टल, तो उसका निविड़ संकुलन 2 विमा में, यानी द्विविमा में निविड़ संकुलन, अगर हमसे कोई पूछ दे कि द्विविमा में निविड़ संकुलन, अर्थात जो हमारा बिंदु है, यानी कि अणु परमाणु या आयन के जो कण है, ठीक ना, 2 विमा में, इसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है, तो उसमें अगर हमसे पूछे कि आप बताइए कि अगर 2 विमा में यानी ए पैटर्न हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ए पैटर्न यदि होगा, तो इसमें जो है आपको यदि पूछ दे कि उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितने होंगे, तो आप कह सकते हैं कि हमारा इसमें जो है एक गोला कितने परमाणुओं से घिरा हुआ रहता है। ए पैटर्न में एक गोला अपने निकटवर्ती 4 परमाणुओं से घिरा रहता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारा गोला हुआ इस तरह से, ये इससे और फिर किसे एक हो गया, ये हमारा जो है यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो ये हमारा तो षटफलकीय हो गया, षटफलकीय। ये तो हम ये यहाँ पर बताया आपको, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है यहाँ पर समझाया था, ठीक है। तो ये समन्वय संख्या, ये तो षटफलकीय हो गया, ये इस तरह का पैटर्न होगा। तो ये पैटर्न हमारा अगर हम देखें तो ये ए पैटर्न के लिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा षटफलकीय, यानी क्रिस्टल जो होगा वह षटफलकीय हो सकता है, उसके बाद चतुष्फलकीय हो सकता है, यानी कि एक विमीय हो सकता है। यानी द्विविमा में अगर देखें लंबाई चौड़ाई का अगर हम बात करें, एक लंबाई और चौड़ाई का बात करें, सिंपल आप समझिए कि यदि हम लंबाई और चौड़ाई का बात करें, अगर लंबाई और चौड़ाई जिसमें रहेगा तो उसमें जो है हमारा उप सहसंयोजन संख्या कितने होंगे, उप सहसंयोजन संख्या 4 होगा। और यदि हमारा ए बी पैटर्न बनाएगा तो उसमें वह हेक्सागोनल होगा, और उसमें एक गोला जो है अपने निकटतम 6 गोलों के संपर्क में रहता है। तो इसलिए इसका समन्वय संख्या हमारा कितना हो जाएगा, यानी उप सहसंयोजन संख्या हमारा 6 हो जाएगा। तो आपने समझा इस चीज़ को। अब हम लोग अगर 3 विमा का बात करें, 3 विमा, तो 3 विमा में क्या हो सकता है, 3 विमा व्यवस्था हमारा होता है ए यानी ए पैटर्न होगा, तो वो हमारा 3D बनेगा। 3D में ना इस तरह का कुछ शैप बनेगा। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा शैप बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का शैप बनेगा हमारा, कुछ इस तरह का शैप बनेगा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर जो शैप बन रहा है कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का शैप बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, 3D बनेगा, ठीक है, 3 विमा में। और इसका पैटर्न होगा ए पैटर्न भी, ठीक है। द्विविमा में भी वही होगा ए पैटर्न, और 3 विमा में भी हमारा ए पैटर्न होगा, ठीक है। तो ये इसमें निविड़ संख्या अगर आपसे पूछ दे कि उप सहसंयोजन संख्या कितने होंगे, तो जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा द्विविमा यानी ए पैटर्न है, तो इसमें जो है कितना है, तो ए पैटर्न में उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्योंकि एक गोला जो होता है अपने निकटतम 4 गोलों से घिरा हुआ रहता है, यानी 4 परमाणु या अणु या आयन जो भी क्रिस्टल है उससे वह घिरा रहता है, इसलिए उसका समन्वय संख्या 4 हो जाता है। जबकि
जबकि 2 विमा में आपने देखा कि 4 होता है और 1 विमा में 2 होते हैं, और हेक्सागोनल में तो वो हमारा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, क्योंकि एक गोला आपने निकटतम 6 गोलों के साथ गिरा रहता है। तो ये आपने समझा व्यवस्था। अब एक पैटर्न होता है, कई प्रकार के पैटर्न होते हैं। मैंने आपको बताया कि पहला पैटर्न ये देख लीजिए, ए पैटर्न हुआ। दूसरा पैटर्न आपने देखा कि ए बी पैटर्न हुआ। तीसरा पैटर्न आपका हो सकता है कि इस तरह से हो, ये वाला पैटर्न ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, अर्थात इस तरह का अगर आप पैटर्न का बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, पहला जो ए होगा उसका जो हमारा अणु या परमाणु या आयन के जो गोले होंगे यानी कण होंगे, उसका ए का पैटर्न अलग होगा, यानी ए अलग वे में चलेगा, बी अलग में, फिर सी अलग, यानी एक जो है ये जो होगा इससे भिन्न होगा, और ये जो होगा इससे भिन्न होगा, और इससे भिन्न होगा, अर्थात ए अलग रहेगा, बी अलग रहेगा, सी अलग रहेगा। इसी प्रकार लेकिन फिर ये इसकी पुनरावृत्ति होगी ए बी सी का, फिर इसकी पुनरावृत्ति होगी ए बी सी का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ देख रहे हैं आप ए है, यहाँ मैंने बताया था आपको ए बी पैटर्न के जरिए। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, पहले ए बी होगा, फिर दूसरा सी होगा तो अलग वे में चलेगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से आप खुद जो है आप डायग्राम बना सकते हैं। अगर आप पढ़े होंगे बुक को तो इसके बारे में आपको बताया, मतलब जो है गया होगा कि ए बी सी पैटर्न क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल वे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह का ये होगा। तो अब आपको मैं बता दूं कि ए बी सी जो ये पैटर्न होता है यह घन या निविड़ संकुलित संरचना होता है, जिसको हम लोग CCP कहते हैं, ठीक है, या अथवा इसको हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित घनीय FCC संरचना भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कई सारे तत्व या फिर यौगिक आ सकते हैं, जैसे कि अगर क्रिस्टल का बात करें तो तांबा तथा चांदी, इसी तरह का संरचना होता है ए बी सी, ठीक है। तो आपने समझा यहाँ पर। अब हम लोग मेनली निविड़ संकुलन क्षमता पर विचार करेंगे। संकुलन क्षमता अर्थात कोई भी क्रिस्टल है तो वह क्रिस्टल जो है उसमें कितने परमाणु के कण है, या कितने अणु के कण है, या कितने आयन के कण है, कितने मतलब कितना प्रतिशत है, उस चीज को अगर हम निकालते हैं उसी को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए हमको मेनली जो है 3 चीज़ों का हम लोग संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा किस किस चीज़ों का हम लोग मेनली संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो पहला हम लोग करेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का, दूसरा करेंगे, ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, आप विजिट करके देख सकते हैं। और यदि आपको हमसे जुड़ना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8210726290, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पर अबाउट सेक्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, मैं आपको वहां पर तमाम तरह की चीज़ों का एक PDF बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। तो SCC हो गया सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, उसके बाद होता है BCC, इसके बारे में बताया था, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, और तीसरा बताया था मैंने आपको FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। तो आपने समझा था कि SCC में जो है जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, BCC में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, FCC में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। ये मैंने आपको बता दिया था कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या 1 होती है, और बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में यानी कि आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, B से बॉडी, C से सेंटर्ड, C से क्रिस्टल, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में अगर आप देखेंगे जालक बिंदुओं की संख्या तो बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या 2 होती है, और फेस सेंटर्ड क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या 4 होती है। इसके बारे में मैंने बताया है, आप मेरे जो है पिछले पार्ट में, ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पढ़ाया है, इससे संबंधित आप विजिट करके जो है मेरे चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट होगा क्लास 12 केमिस्ट्री से संबंधित, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग आज जो है निविड़ संकुलन, ठीक है, निविड़ संकुलन के बारे में जाना कि किसमें कितना समन्वय संख्या क्या होता है या उपसह संयोजन संख्या क्या होता है। तो एक विम्य अगर हमारा कोई क्रिस्टल है, जालक यानी क्रिस्टल है, तो उसमें जो है मतलब समन्वय संख्या क्या होगा, उसका उपसह संयोजन संख्या क्या होगा। और यदि हमारा द्विविमा में है यानी कि लंबाई चौड़ाई में यदि है, और वह किस तरह का पैटर्न बनाएगा, और क्या कहते हैं उसका समन्वय संख्या क्या होगा। यदि हेक्सागोनल है तो उसका पैटर्न कैसा बनेगा, और उसमें समन्वय संख्या कितने क्या होंगे। तो ये तमाम चीज़ मैंने बताया। साथ ही साथ अब हम लोग SCC, BCC और FCC में जो है
जानेंगे संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता पर हम लोग विचार करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं और अब हम आगे देखते हैं। आप सिर्फ मेहनत करते जाइए हमारे साथ। यदि आपको कोई डाउट या कोई परेशानी होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट जुड़िए और सीखिए, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री जो चीज़ है, आप यदि केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप यदि एक कदम पढ़ते हैं तो दूसरा कदम आप सोचिए कि आगे क्या होने वाला है, तभी आप विज्ञान पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है, इसका सबसे पहले परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं। केमिस्ट्री में बेसिक तौर पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, इसमें 3 चीज़ पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री यही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, CHEMISTRY, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना होगा। दूसरा पढ़ना होगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा पढ़ना होगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा फिर आपको पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ये चीज़ हमको केमिस्ट्री में पढ़ना क्यों पड़ता है। तो आप देखिए कि केमिस्ट्री को मूल रूप से जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ये आप देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा आपका हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यही जानना होगा कि उसका गुण धर्म क्या है, किसी भी एलिमेंट या कोई भी यौगिक जो बनता है उसका क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है। तो पहले अगर आप बेसिक चीज़ों को समझते हैं तब आप जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चैप्टर को भलीभांति केमिस्ट्री में समझ सकते हैं। तो केमिस्ट्री को मूल रूप से 7 प्रकार में बांटा गया है। यदि आप आगे बढ़ते हैं बीएससी में, अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ पर आपको कई प्रकार के चीज़ों के बारे में जानना होगा। जैसे कि मान लीजिए एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है, सॉइल केमिस्ट्री क्या होता है, भाई कई प्रकार के केमिस्ट्री होते हैं। 7 प्रकार के बेसिक तौर पर हम मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो 7 टाइप्स, यानी कि केमिस्ट्री 7 प्रकार के होते हैं। और आपको एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री हो गया, कई प्रकार के केमिस्ट्री होते हैं, यानी कि 7 प्रकार के बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो ये तमाम चीज़ आपको पढ़ना होगा। तो खैर ये हम थोड़ा आपको बता दिए कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चैप्टर में। तो हम लोग अभी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे साथ बने रहें। यदि आपको कोई डाउट हो तो मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया 8210726290, इस पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं, या यदि कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग संकुलन क्षमता पर विचार करेंगे। तो संकुलन क्षमता पहले मैंने आपको बताया कि समन्वय संख्या, अब हम लोग बात करेंगे संकुलन क्षमता के बारे में। संकुलन क्षमता क्या होता है, थोड़ा सा इसको मिटा करके ढंग से लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि संकुलन क्षमता क्या होता है। संकुलन क्षमता अर्थात संकुलन क्षमता का मतलब ये हुआ, सिंपल आप समझिए कि संकुलन क्षमता का मतलब हुआ कि कोई भी क्रिस्टल है उसमें, आपको मैंने बताया, बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूं कि परमाणु, अणु या आयन के कण मौजूद होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उस क्रिस्टल में, चाहे वह घनीय क्रिस्टल हो, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, चाहे वह घनीय क्रिस्टल हो यानी कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो, या फिर बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल हो, या फिर आपका फेस सेंटर्ड क्रिस्टल हो, यानी कि फलक केंद्रित कोष्ठिका। तो इसमें जो क्रिस्टल को मूल रूप से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये तो मैंने बता दिया था आपको, 7 भाग में डिवाइड किया गया था। एक बार मैं और बता दूं आपको कि ये जो है इस तरह से होगा STORMTH, यानी कि S फॉर हो गया सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक और H फॉर हेक्सागोनल। इस तरह से मूल तंत्र जो है क्रिस्टल के 7 हैं। और इसमें आपका या तो ये क्रिस्टल SCC हो सकता है, BCC हो सकता है, FCC हो सकता है, ECC हो सकता है, तो इंड सेंटर्ड क्रिस्टल, ठीक है, इसको कहेंगे।
तो इसमें ही क्रिस्टल का यही बनावट संरचना हो सकता है, या तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होगा, या तो बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल होगा, या तो फेस सेंटर्ड क्रिस्टल होगा, या तो इंड सेंटर्ड क्रिस्टल होगा। अब हम लोग जो क्रिस्टल होता है उसमें परमाणु या अणु या आयन कितने % तक होते हैं, इसी क्षमता को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब संकुलन क्षमता निकालने का प्रयास करेंगे और आपको हम एक टेक्निक देंगे, एक ट्रिक देंगे, जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से जो है संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को हम संकुलन क्षमता बताने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग 3 तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता, दूसरा पढ़ेंगे सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, ठीक है, और एकक कोष्ठिका, ठीक ना, एकक कोष्ठिका नहीं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो है हम पढ़ेंगे उसका संकुलन क्षमता। तो आप देखिए सीधा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको संकुलन क्षमता ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको कोई भी जो क्रिस्टलीय जालक है उसमें जालक बिंदु याद रखना होगा। तो आपको मैंने बताया, एक बार मैं अगेन बता दूं आप लोगों को कि अगर हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का बात करें, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इसमें जालक बिंदुओं की संख्या 1 होती है। अगर हम दूसरा नंबर BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल का बात करें, इसमें जालक बिंदुओं की संख्या हमारा कितना होता है, तो बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या हमारा 2 होगा। और यदि हम FCC का बात करें तो फेस सेंटर्ड क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या 4 होगा। तो ये बेसिक तौर पर आप लोग याद रखिएगा कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या 1 और बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या 2 और फेस सेंटर्ड क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या 4 होता है। तो अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर आप किसी भी क्रिस्टल का अगर हमको निविड संकुलन ये निकालना है उसका परसेंटेज में कितना कैपेसिटी है, यानी कि संरचनाओं में संकुलन क्षमता, अर्थात अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की संरचना में अगर हम लोग संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं तो कितना उसका प्रतिशत है और कितना रिक्त स्थान है उसके अंदर, ठीक है। तो वो ज्ञात करने के लिए आप एक सूत्र याद रखिएगा। नंबर 1 देखिए, कोई भी चाहे SCC हो, चाहे BCC हो या FCC हो, इसके लिए फॉर्मूला एक ही है, गोले का आयतन, ठीक है, बाय घन का आयतन, ठीक है, गुना Z जहां क्या होगा, ये जालक बिंदुओं की संख्या होगी, गुना 100%। ये फॉर्मूला हुआ। अगर आपसे पूछ दे कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ये देखिए एग्जाम में 1 नंबर का पूछ देता है कि इसमें कितना रिक्त स्थान, कितना प्रतिशत रिक्त स्थान है, इसका या निविड क्या कहते हैं संरचनाओं में संकुलन क्षमता का प्रतिशत कितना है, अर्थात SCC जालक में जो होगा उसमें संकुलन क्षमता का प्रतिशत कितना है, अर्थात उसमें जो अणु परमाणु या आयन के कण होते हैं उसका कितना % होता है, ये कहने का सेंस है। तो या उसमें कितना अणु आयन और परमाणु के कण खाली होते हैं। तो कुछ आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे, जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल की मदद से समझाया था कि जैसे जल है, तो जल में क्या होता है कि उसका जो अणु है उसके अंदर बहुत रिक्त स्थान होता है, ठीक है, खाली स्थान होता है। और कुछ ऐसे परमाणु या अणु या आयन के कण होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, उसके अंदर रिक्त स्थान नहीं होता है, वह जो है अंतः आणविक या अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं। तो कुछ में रिक्त स्थान काफी कम होता है, कुछ में रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग जैसे कि अतिशीतित द्रव, जैसे अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कि जो है रबर हुआ, कांच हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस हैं। इसका मैंने प्रॉपर्टी बताया था, क्रिस्टलीय ठोस का प्रॉपर्टी बताया था, ये आप मेरे पिछले वीडियो में विजिट करके देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ मैंने बता दिया है, मैं दोबारा नहीं चाहता हूँ कि इस चीज़ को अगेन बताऊँ, क्योंकि हम लोगों को आगे जानना है कि SCC यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो है अगर हम लोग उसका विचार करें संरचनाओं में संकुलन क्षमता के बारे में, तो आपको एक फार्मूला मैंने लिखाया, चाहे आप SCC का निकालिए, चाहे BCC का निकालिए, चाहे FCC का निकालिए। तो फार्मूला होता है गोले का आयतन बटे घन का आयतन गुना Z गुना 100%, ठीक है। तो अब आपको मैं बता दूं कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो होता है उसका हमारा जो गोला होगा, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कण जो होगा, इसका जो हमारा व्यास होगा, ये देखिए ये कहलाता है व्यास, और व्यास जो होगा वह हमारा
डी जो होगा वह 2 गुना त्रिज्या के बराबर होगा। तो कण क्या होता है, तो कण आपको मैंने बताया था ना कल इसके बारे में कि जो है कि अगर हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसके कोने पर, यानी कि कोने पर जो है, कुल मिलाकर एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ। चूंकि देखिए ये सब अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री समझने के लिए आपको तमाम चीज़ समझना ही पड़ेगा, तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए ये हमारा कॉर्नर पॉइंट हुआ, तो इसमें कितने कण हैं, ये देखिए आप कॉर्नर पॉइंट पर 8 कण, 8 है ना। तो इसमें जो हमारा ये इसका जो होता है 1/8 भाग होता है, यानी कि इसमें कितना होता है, जालक बिंदुओं की संख्या 1, अर्थात इसमें जो परमाणु या अणु या आयन के जो गोला होता है, यानी कण जो होता है वह पूरा एक गोला होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, ठीक है। अब उस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का अगर ये आप गोला पर विचार करें तो ये जो त्रिज्या होता है ये जो होता है दोगुनी होती है, यानी व्यास का दुगुना होता है, यानी कि ये जो होगा 2r होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि a बराबर यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को सिर्फ a पता होना चाहिए। अगर आपको a पता है तो आप आराम से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं कि इसका प्रतिशत क्या है। तो आपको मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, वैसे आपको निकालने के लिए भी सिखाने का प्रयास करेंगे हम, लेकिन फिलहाल आप ओनली जान लीजिए कि इसमें r बराबर कितना होगा, a बराबर कितना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए सिर्फ r याद रखिएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर आप घन का आयतन जैसे कीजिएगा तो भुजाकीय होता है और a बराबर होता है 2r के, ठीक है, भुजाकीय होता है ना, तो a कितना है 2r के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हम याद करने का प्रयास करवाएंगे आपको कि जो है कितना होगा यहाँ पर पहला सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए जो होगा हमारा ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का बात करते हैं एससीसी के लिए, तो एससीसी के लिए हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं ताकि ये चीज़ आपको दिमाग में सेट हो जाए। घन या निविड़ संकुलित संरचना के लिए जो है ए हमारा होगा a = 2√2r, a = होता है 2√2r, या हम कह सकते हैं कि r बराबर हो जाता है, r बराबर हमारा हो जाएगा a/2√2, ठीक है। तो ये हमारा होगा r बराबर, यानी सिंपल यानी घन या निविड़ संकुलित संरचना के लिए जो है अगर हम ज्ञात करें इसको तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें जो है कितना परसेंटेज जो है इसका संकुलन क्षमता होगा। तो चलिए इसका हम लोग संकुलन क्षमता ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि क्या है ये फार्मूला। आपने जान लिया कि फार्मूला क्या है, तो हम लोग बारीकी से जो है सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी चीज़ को धीरे धीरे अस्थिर से। आप देखिए मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप तुरंत जो है बोरिंग फील करने लगिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा जो है धैर्य बनाकर रखना होगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाना बहुत ही जरूरी है। और धैर्य के साथ आप देखिए, अगर आप धैर्य के साथ किसी भी चीज़ को देखते रहते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले घन या निविड़ संकुलित संरचना, ठीक ना, में जो है संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। घन या निविड़ संकुलित संरचना में जो है हम लोग संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे, ठीक है। घन या निविड़, पहला नंबर घन या निविड़ संकुलित, घन या निविड़ संकुलित, घन या निविड़ संकुलित 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 संरचना में घन या निविड़ संकुलित संरचनाओं में संकुलन क्षमता, घन या निविड़ संकुलित संरचनाओं में संकुलन क्षमता, ठीक है। तो घन या निविड़ संकुलित संरचनाओं में संकुलन क्षमता, ठीक है। तो देखिए संकुलन क्षमता निकालते हैं इसका। यहाँ पर हम संकुलन क्षमता, अगर आपसे पूछ दे कि घन या निविड़ संरचना में संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत होता है, तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कितना, कि गोले का आयतन, फार्मूला याद रखिएगा, गोले का आयतन, ठीक है,
गोले का आयतन बटा घन का आयतन गुना जेड, जहाँ जेड क्या होगा, जालक बिंदुओं की संख्या होगी, गुना 100%। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो ये होगा a क्यूब। और गुना जेड कितना होता है, अगर हम SCC का बात करें तो जेड कितना होता है, 1 होता है, तो 1 गुना 100%। यहाँ पर आप याद रखिएगा SCC क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या 1 होती है, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि इसमें जो a होगा, यानी a हमारा जो होगा, a बराबर कितना हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि a बराबर 2√2r होता है, ये आप याद रखिएगा 2√2r, ठीक ना। जहाँ a क्या होगा, a जो हमारा होगा वह क्या होगा, यानी कि घन में क्या होते हैं कि घन में सभी बराबर होते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन होगा तो, ठीक ना। तो a बराबर जो होगा वह हमारा 2√2r होगा, ठीक है। और r बराबर हमारा क्या होगा, r बराबर यदि हम बात करें तो r को कहते हैं रेडियस, ये हमारा हो जाएगा a बटा हमारा हो जाएगा 2√2, a बटा 2√2, यही होगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकल जाएगा a बराबर कितना होता है। तो आपको मैंने बताया कि a क्यूब कह रहा है, तो a क्यूब के लिए कितना है, तो 2√2r होगा। तो यहाँ पर आप सीधा इसको लिखिए कि 4/3 गुना पाई का वैल्यू आप रख दीजिए 3.14 गुना r बराबर क्या है, a/2√2 और इसका होल क्यूब गुना 1 गुना 100% अपॉन a क्यूब का वैल्यू 2√2r। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं इसको आप ऐसे लिखिए, तभी आपको निकल पाएगा। मतलब संकुलन क्षमता जो है कैपेसिटी निकालिएगा परसेंट में, तो निकालने के लिए यही करना होगा कि r क्यूब रहने दीजिए, डायरेक्ट r क्यूब के लिए हमको कुछ नहीं करना है, गुना 100%, ठीक है, गुना कर दीजिए a क्यूब, a के लिए कितना है 2√2r होल क्यूब, ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले ये देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 और 314 गुना 100% कीजिएगा तो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 314, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट है और जैसे ही दशमलव आएंगे तो 100% मतलब 100 कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम 314 लिख दिए। गुना r क्यूब बाय, इसको सॉल्व कीजिए 2√2 का होल क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और √2 गुना √2, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 16, यानी कि इसको आप यहाँ पर सॉल्व करके हम देख लेते हैं। तो 2√2 गुना 2√2 गुना 2√2, चूंकि देखिए 3 बार गुना करना होगा, पावर 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, √2 गुना √2 कंप्लीट 2 और एक √2 रहेगा, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 8 दूनी 16√2, तो यहाँ पर हमारा हो गया कितना हो गया 16√2 होल क्यूब, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 16√2 और r है तो r क्यूब हो जाएगा। अब देखिए r क्यूब से r क्यूब कट गया, अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको भाग को हम लोग गुना में परिवर्तित कर देंगे। तो अगर हम परिवर्तित कर दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 4 गुना 314/3 गुना ये हमारा कितना हो जाएगा 1/16√2, ठीक है। तो अब देखिए इसको कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 314/4 तिया 12 इंटू √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा कुछ इस तरह से तो आपका प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगा 74%। ये आप कर सकते हैं खुद, इस तरह से बैठा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। √2 का मान दे दीजिए और बाद बाकी आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो घन्य निविड़ संकुलित संरचनाओं में अगर संकुलन क्षमता का बात करें तो हमारा कितना होता है 74%, अर्थात परमाणु अणु या आयन का अगर हम कण का प्रतिशत का बात करेंगे तो उसमें हमारा 74% होगा, ठीक है। तो
आपने समझ लिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेनली बेसिक तौर पर आप संकुलन क्षमता निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और इस पर आप बैठा करके सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता पर विचार करें तो ये कितना होगा, तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है घन्य निविड़ संकुलित संरचनाओं में ए का वैल्यू और आर का वैल्यू याद रखना होगा। यदि आपको ए का वैल्यू पता है और जालक बिंदुओं की संख्या पता है तो आप उसका संकुलन क्षमता और रिक्त स्थान भी ज्ञात कर सकते हैं, कितना रिक्त स्थान है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 74% होता है घन्य निविड़ संकुलित संरचनाओं में उसका संकुलन क्षमता परसेंटेज में, तो रिक्त स्थान कितना रहा, तो 100 में से आप घटा दीजिए। कभी कभी पूछ देता है, उल्टा करके प्रश्न पूछता है एग्जाम में, पूछ देता है कि बताइए कि घने निविड़ संकुलित संरचनाओं में रिक्त स्थान कितने होते हैं, रिक्त स्थान का कितना प्रतिशत होता है, घुमा करके। ये डायरेक्ट नहीं पूछता है कि घने निविड़ संकुलित संरचनाओं में जो है घने निविड़ संकुलित संरचनाओं में जो है उसका प्रतिशत कितना होता है। किसी भी घन्य जालक का अगर हम बात करें तो उसमें जो है घन्य निविड़ संकुलित संरचनाओं में, ठीक ना, संकुलन क्षमता प्रतिशत में कितना होता है ये नहीं पूछता है, बल्कि ये पूछता है घुमा करके कि घन्य निविड़ संकुलित संरचनाओं में संकुलन क्षमता का कितना प्रतिशत स्थान रिक्त रहता है। तो देखिए रिक्त स्थान के लिए क्या कीजिएगा, 100 में अगर आप 74 घटा देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी कि लगभग जो है 26% जो है रिक्त स्थान खाली रहता है। किसमें, घन्य निविड़ संकुलित संरचना में जो संकुलन क्षमता का परसेंटेज होता है 74%, लेकिन रिक्त स्थान इसमें कितना रहता है, तो वह 26%। आपको मैंने बताया था कि रिक्त स्थान क्या होता है कि जो भी परमाणु या अणु या आयन होते हैं वह एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, या स्थिर वैद्युत कूलम्बिक बलों के द्वारा। आयनिक क्रिस्टल यदि है तो वह कूलम्बिक बलों के द्वारा बंधे होते हैं। तो आखिर जो बंधे होते हैं जब वह गलित अवस्था में होता है, जैसे NaCl हो गया, आपको मैंने बताया था कि NaCl का मतलब क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड। ये जो होता है सोडियम क्लोराइड जब गलित अवस्था में होगा यह विद्युत के चालक होंगे, इसके बारे में मैंने बताया था। तो इसके अंदर जब कुछ रिक्त स्थान होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर हम परमाणु का ये मान लीजिए कण लेते हैं, ठीक है, ये कण लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सही कर देते हैं ताकि आप समझिए भली भांति। देखिए केमिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये कण एक दूसरे से ये इस तरह से है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देख लीजिए आप, यहीं पता चल जाएगा आपको। तो देखिए ये क्या है, चतुष्फलकीय बन रहा है, 4 फलक है, तो रिक्त स्थान खाली है कि नहीं इसके अंदर, तो कुछ रिक्त स्थान खाली रहता है। तो वही कहने का सेंस ये है कि कितना रिक्त स्थान खाली है, तो 26% घन्य निविड़ संरचना में जो है संकुलन क्षमता का प्रतिशत का 26% रिक्त स्थान होता है। तो आपने समझा कि घन्य निविड़ संकुलित संरचना में 74%, हाँ 74% जो होते हैं इसमें परमाणु अणु या आयन के कण उपस्थित रहते हैं और बाकी शेष जो है उसका खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। अब हम लोग अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए अंतः केंद्रित घनीय संरचना, घनीय माना क्यूबिक, ठीक है, घनीय संरचना, ठीक है, संरचनाओं ऐसे लिखिए, संरचनाओं में, ठीक है, संरचनाओं में संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, ठीक है, का प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए कहता है अंतः केंद्रित, यानी कि ये हमारा जो क्रिस्टल होगा, कैसा क्रिस्टल होगा आप जान लीजिए, ये क्रिस्टल हमारा होगा BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। और बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या मैंने आपको बताया था कि जालक बिंदुओं की संख्या 2 होते हैं। कैसे होते हैं ये मैंने बता दिया है, आप मेरे वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में जो है विजिट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या 2 होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना होगा, इसमें जो A होगा अर्थात घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक ना, A का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, खास करके तो A का वैल्यू इसमें हमारा हो जाता है
आपको मैं बता दूं कि हमारा ए का वैल्यू होगा इसमें, हाँ ए का वैल्यू हो जाएगा 4r/√3, 4r/√3। आपको ये याद रख लेना है, केमिस्ट्री में कुछ चीज याद करना भी चाहिए। तो a बराबर 4r/√3, जबकि आपको मैंने बताया था SCC में यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में a बराबर कितना था, a बराबर हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में था a बराबर 2√2r, 2√2r। तो देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में a इक्वल टू क्या होगा, 2√2r होगा। और इसमें अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में अगर हम देखें a इक्वल टू कितना होगा, 4r/√3 होगा। ठीक है, अर्थात इसका दुगुना हो जाएगा, दो दूनी मतलब दुगुना होता है। क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूंगा इसके बारे में कि सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है, ये इसको याद रख लीजिएगा, सिंपल हो जाएगा। क्योंकि इसको बताने का मतलब है कि पूरा आपको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना होगा। तो आप लोग सिंपल जो है याद रखने का प्रयास कीजिएगा इसको। किसी दिन और अगर मिलेगा चांस तो आपको मैं समझा दूंगा, फिलहाल आपको दिमाग में ये सेट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आपने समझा यहाँ पर कि SCC में जो है 4r/√3, सॉरी SCC में 2√2r, और ये आपका अंतः केंद्रित BCC में 4r/√3 a का वैल्यू। और उसके बाद आपको मैं एक और बता दूं कि आपको मैंने बताया था, ये जो पहला मैंने बताया था वो CCP का संरचना था, ठीक ना, CCP का बताया था, CCP का क्या हो गया, यानी CCP किसको कहते हैं हम लोग, तो C से हो गया क्यूबिक, यानी कि CCP या इसको आप कह सकते हैं FCC यानी फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, यानी FCC के बारे में बताया था। CCP या FCC एक ही चीज को कहा जाता है। तो इसमें जो है A बराबर हमारा कितना होगा, A बराबर हमारा हो जाएगा, यानी कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में A इक्वल टू, मैंने गलत बता दिया थोड़ा सा, इसको आप सही कर लीजिएगा, एक बार अगेन देख लीजिए। देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में वो मैंने जो एग्जांपल दिया था 74%, तो वो था हमारा FCC का। ठीक है, FCC का था, यानी फेस सेंटर्ड क्रिस्टल का था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, यानी कि फेस सेंटर्ड क्रिस्टल का मतलब हो गया कि आपको मैंने बताया था कि फेस सेंटर्ड क्रिस्टल में जो है जालक बिंदुओं की संख्या 4 होता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता दूंगा, 4 गुना करके निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको एक मैं बता ही दूं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप ढंग से पढ़िएगा केमिस्ट्री को तो ठीक रहेगा। एक बार मैं अगेन बताना चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए कि होता क्या है, काफ़ी लंबे समय से वीडियो बना रहे हैं, इस कारण से दिक्कत हो जाती है। आपको मैं एक बार तो पहले बता दूं कि आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहला कि सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक, ठीक है, घनीय जालक, सरल घनीय जालक में, ठीक ना, निविड संकुलन क्षमता का प्रतिशत, ठीक है, अर्थात SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में अगर हम देखें कि निविड संकुलन क्षमता का प्रतिशत कितना होता है, तो ये आप याद रखिएगा 52.4%। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आप याद रखिएगा, क्योंकि इसको मैं बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो इसमें हमको थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ों का यूज करना पड़ेगा, बनाना होगा। तो फिलहाल आप सिर्फ देखिए, और इसके बारे में मैं कल डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो थोड़ा सा गर्मी के वजह से दिमाग कॉन्सनट्रेट नहीं है। ठीक है, तो जब दिमाग कॉन्सनट्रेट होगा तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग सिर्फ देखते जाइए। फिर दूसरे दिन जो है इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल आप देख लिए कि SCC में जो है 52.4, यदि आप इसमें 100% में से 100 में से मान लीजिए 52 है, इसको आप 53 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 52.4 घटा दीजिएगा तो आपको रिक्त स्थान पता चले, रिक्त स्थान कितना है इसका प्रतिशत आपको ज्ञात हो जाएगा। यानी 100 में 52.4 घटाने के बाद आपको रिक्त स्थिति मतलब कितना उसमें खाली स्थान है वो फाइंड कर लेंगे। तो यही किया जाता है कि आपको पूछ देता है घुमा करके प्रश्न कि रिक्त स्थान का प्रतिशत क्या है, तो जितना आपका निविड संकुलन क्षमता में उसका अणु या आयन के जो कण का प्रतिशत होगा उसमें से जितना उसका वैल्यू निकलेगा उसमें से आप उतना माइनस कर देंगे। 100 में से उतना माइनस कर दीजिएगा तो आपको रिक्त स्थान का प्रतिशत पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि
कि सरल घनीय जालक में निविड़ संकुलन क्षमता का प्रतिशत SCC में 52.4% होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें CCP यानी कि CCP यानी पहले देख लीजिए BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में अगर आप देखेंगे कि निविड़ संकुलन क्षमता का प्रतिशत कितना होता है, तो बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में निविड़ संकुलन क्षमता का प्रतिशत जो होता है वो आपका हो जाता है 68%। ठीक है, ये मैं बता दूंगा कल आपको कि कैसे होगा 68%। वैसे आप मैंने निकालने का प्रयास किया, चूँकि मैंने निकाला तो वो निकल गया क्या कहते हैं हमारा FCC का, तो मैं शुरू से आपको निकालने का प्रयास करूंगा, जैसे कि SCC का हो गया, फिर BCC का निकाल करके दिखाऊंगा कि 68% होता है या नहीं होता है। फिलहाल आप ये नोट डाउन करके इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिक्तिका पूछ दिया जाए रिक्त स्थान कितना % खाली रहता है, तो बस वही कीजिएगा, 100 में से 68 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा लगभग हमको लगता है 32% जो है इसमें रिक्त स्थान खाली रहता है BCC में। तो इसमें 8 2 9 में 6 गया, ठीक 32% खाली रहेगा। और तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है कि FCC यानी फेस सेंटर्ड क्रिस्टल या CCP भी कहा जाता है इसको। इसमें अगर आप देखिएगा इसका परसेंटेज होता है निविड़ संकुलन क्षमता का प्रतिशत, तो ये मैंने आपको निकाल करके बताया था पिछली बार, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया 74% होता है। और यदि रिक्त स्थान का बात किया जाए तो 100 में से आप 74 माइनस कर दीजिएगा, तो जितना बचेगा उतना उसका रिक्त स्थान खाली रहा, मतलब उतना स्थान खाली रहता है। 10 में 4 गया 6, 9 में 7 गया 2, 26%। तो 26% खाली किस में रहता है, FCC CCP में। BCC में कितना रहता है 32%, और SCC में आप घटाने के बाद देख लीजिएगा, हमको लगता है 48-47% कुछ रहेगा, घटा दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको आज निविड़ संकुलन क्षमता बताया। अब हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ न्यूमेरिकल चीज़ों को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बाद में, चूँकि पहले पढ़ा देते हैं। उसके बाद कल हम लोग बिंदु दोषों के प्रकारों के बारे में जानेंगे, और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि विद्युतीय गुण भी जानने का प्रयास करेंगे कि ठोस में जो है यानी कि जो हमारे चालक होंगे या अचालक, जिसको हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं, कंडक्टर नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में जानेंगे, उसमें कैसे जो है इलेक्ट्रॉन गति करता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे जो है चर्चा करेंगे। और उसके बाद चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा मतलब जो है हमारा जो ये तत्व है या यौगिक है उसमें चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और कितने प्रकार के ये होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, और जितना आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना आपके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और विशेष मैं क्या कहूँगा आप लोगों के लिए, आप लोग खुद पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, गुड नाइट।